अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न मैक्स एकेडमी। जैसे आप सबको पता है कि इस्लामाबाद और सिंध में एमडीकेट 2024 रिकंडक्ट होने जा रहा है, इसलिए लर्न मैक्स एकेडमी ने उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो सिंध से हो या इस्लामाबाद से हो, ये लेक्चर प्रिपेयर किया है जिसमें आप उन तमाम बच्चों के साथ 68 क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे बायोलॉजी के, और इन 68 क्वेश्चंस में बायोलॉजी के सारे चैप्टर से क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। इसलिए इन क्वेश्चंस के बाद आपकी कंप्लीट बायोलॉजी कोर्स की एमसीक्यूज डिस्कशन हो जाएगी एक ही वन शॉर्ट लेक्चर में। तो आप लोगों ने ये लेक्चर अच्छे से सुनना है, हर पॉइंट को अपने पास नोट करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ आप लोगों को एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए जाएंगे। एक ही एमसीक्यू में आपको मजीद 3 से 4 एक्स्ट्रा एमसीक्यूज बताए जाएंगे, जिससे आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और एक ही लेक्चर में आपका बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। इन क्वेश्चंस में हर तरह का क्वेश्चन शामिल है, चाहे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो, वो कॉन्सेप्चुअल हो, वो डायग्राम बेस हो, वो टेबुलर बेस क्वेश्चन हो, वो सिनेरियो बेस हो, हर तरह का क्वेश्चन शामिल किया गया है। तो आपने करना इतना है कि अपनी नोटबुक निकालनी है और बॉल पॉइंट निकालना है, और इस लेक्चर में मैं आपको जो जो पॉइंट बताता जाऊंगा वो आपने अपने पास नोट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डिस्पोजेबल मेंस्ट्रुअल पैड्स कंटेन, एक ऑप्शन है काइटिन, दूसरा ऑप्शन है सेलुलोज फाइबर्स, तीसरा ऑप्शन है एमाइलोपेक्टिन और चौथा ऑप्शन है एमाइलोस। देखिए, फीमेल्स जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स या पीरियड्स के दौरान मेंस्ट्रुअल पैड्स का इस्तेमाल करती हैं, अगर इनकी कंपोजिशन की बात की जाए, इन मेंस्ट्रुअल पैड्स की कंपोजिशन की, तो इनमें मेनली होता है सेलुलोज फाइबर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्या? सेलुलोज फाइबर्स। और ये सेलुलोज जो है, सेलुलोज इज अ पॉलीसेकेराइड। क्या? सेलुलोज जो है इट इज अ पॉलीसेकेराइड। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे जिस्म में एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं सेलुलेज। ये वो एंजाइम्स हैं जो सेलुलोज की डाइजेशन करता है, लेकिन हमारी बॉडी में सेलुलेज एंजाइम एब्सेंट है। यही वजह है कि हमारी बॉडी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, out of the 6 major bioelements that constitutes 99% of the human body, which bioelement is with the lowest percentage? देखिए, ये क्वेश्चन जो है इट इज फ्रॉम द चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। कौन से चैप्टर से हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के चैप्टर से हैं। मैं आपको साथ में ये भी बताता जाऊंगा। सवाल में पूछा गया है कि ह्यूमन बॉडी में जो 6 मेजर बायो एलिमेंट है, जो ह्यूमन की तकरीबन 99% ऑफ द बॉडी को बना रही है, इन 6 मेजर बायो एलिमेंट्स में सबसे कम परसेंटेज कौन से बायो एलिमेंट की है, मतलब कौन सा बायो एलिमेंट सबसे कम मिकदार में मौजूद है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जिस्म में कौन से 6 मेजर बायो एलिमेंट्स हैं और इनकी क्या क्या परसेंटेजेस हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ह्यूमन बॉडी में जो 6 मेजर बायो एलिमेंट्स है, उसमें एक है फॉस्फोरस। क्या? एक है फॉस्फोरस। इसके अलावा ऑक्सीजन, इसके अलावा है कार्बन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड कैल्शियम। ये वो 6 मेजर बायो एलिमेंट्स हैं जो ह्यूमन बॉडी में मौजूद होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन दीज आर द 6 मेजर बायो एलिमेंट्स। अब अगर इनकी परसेंटेजेस की बात करें, तो इन 6 बायो एलिमेंट्स में जो सबसे कम परसेंटेज है वो है फॉस्फोरस की, दैट इज 1%। तो आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फॉस्फोरस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। इसके अलावा ऑक्सीजन की परसेंटेज है 65%। कितनी? 65%। कार्बन की है 18%। हाइड्रोजन की है 10%। कितनी? 10%। नाइट्रोजन की है
3% और कैल्शियम की है 2%। तो ये वो परसेंटेजेस हैं इन बायो एलिमेंट्स के जो आपको पता होने चाहिए। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरे तरीके से फ्रेम करता हूं। अगर आप लोगों से लोवेस्ट के बजाय हाईएस्ट का पूछा जाए, किस चीज का? हाईएस्ट परसेंटेज का, तब आपका जवाब होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परसेंटेज है 65%। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फॉर्म सक्रोस? क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फॉर्म सक्रोस? दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम द चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में से ये कार्बोहाइड्रेट से लिया गया है। कौन से टॉपिक से? कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक से। अब सवाल में पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा पेयर सक्रोस को बना रहा है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डाइसेकेराइड किसे कहते हैं, मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं, पॉलीसेकेराइड किसे कहते हैं। देखिए सक्रोस जो है, सक्रोस इट इज अ डाइसेकेराइड। क्या? डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड का मतलब होता है जो दो मोनोसेकेराइड शुगर से बना होता है। अब सक्रोज जो है ये चूंकि एक डाइसेकेराइड है, तो ये दो मोनोसेकेराइड शुगर से बना है, और वो दो मोनोसेकेराइड शुगर है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये दो मोनोसेकेराइड जब कंबाइन होते हैं तो ये हमें एक डाइसेकेराइड देता है जिसे कहते हैं सक्रोज, और साथ में आ जाता है वाटर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर फिर ज्यादा स्पेसिफिकली बात करें तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज ये जब कंबाइन होते हैं तो इनसे बन जाता है सक्रोज। इसके अलावा इस एमसीक्यू के रिलेटेड बहुत सारे और तरह के एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। दो मोनोसेकेराइड जब कंबाइन होते हैं और इनसे जब एक डाइसेकेराइड बनता है, तो इन दो मोनोसेकेराइड के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये जब कंबाइन होते हैं और इनसे सक्रोज बनता है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? तो आपका जवाब होगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि उस लिंकेज का नाम क्या है। तो इन दोनों के बीच में बनता है अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या? अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये भी आपको पता होना चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन फ्रेम होता है। इसके अलावा सवाल में सक्रोज का पूछा गया है। जो दो मोर कॉमन डाइसेकेराइड्स है उसमें एक है माल्टोस और दूसरा है लेक्टोस। इनके मुतल्लिक भी पूछा जा सकता है। सक्रोज तो बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि माल्टोस किससे बनता है और लेक्टोस किससे बनता है। तो अगर आप लोगों से माल्टोस का पूछा जाए ना, माल्टोस का, तो माल्टोस बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जब कंबाइन होते हैं तो इनसे बन जाता है माल्टोस। क्या? माल्टोस। और अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज कंबाइन होते हैं, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको कहते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज जिनसे सक्रोज बन रहा था उनके बीच में जो बॉन्ड था वो अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था, और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जिससे माल्टोज बन रहा है उनके बीच में जो बॉन्ड है दैट इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इन द सेम वे अगर आप लोगों से लेक्टोज के बारे में पूछा जाए तो लेक्टोज बनता है किस किस चीज से? लेक्टोज बनता है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। ये दो जब कंबाइन होते हैं तो इनसे बन जाता है क्या? लेक्टोज। और गैलेक्टोज और ग्लूकोज में इट इज बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज, ये कंबाइन होते हैं और इनसे लेक्टोज बन जाता है, और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए क्योंकि दीज ऑल आर द प्योर एमसीक्यूज। इस एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको मजीद 4-5 एमसीक्यूज बता दिए। इसके अलावा यह भी पूछा जाता है ये माल्टोज जो है इट इज फाउंड इन फ्रूट्स, लेक्टोज इज फाउंड इन मिल्क, और
सक्रोज इज फाउंड इन शुगर केन, क्या, शुगर केन। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फाइब्रस प्रोटीन्स एक्सेप्ट। सवाल में पूछा गया है कि इन तीनों में से 3 हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन्स हैं और एक ऐसा है जो फाइब्रस प्रोटीन नहीं है, तो वो कौन सा है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि फाइब्रस प्रोटीन्स की क्या एग्जांपल है और ग्लोब्यूलर प्रोटीन की क्या एग्जांपल्स हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन को क्लासिफाई किया जाता है इनटू फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। क्या, फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। फाइब्रस प्रोटीन्स की एग्जांपल में शामिल है क्या, फाइब्रस प्रोटीन्स की एग्जांपल में आता है कोलेजिन, क्या, कोलेजिन। ये सारे एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। फिब्रिनोजिन, इसके अलावा एक्टिन, इसके अलावा मायोसिन, और एक और एग्जांपल है दैट इज केराटिन। ये सारे ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स। तो अब आप अपने ऑप्शंस में देख ले, एक है एक्टिन, दूसरा है केराटिन, तीसरा है फिब्रिनोजिन। तो ये तीनों की तीनों फाइब्रस है, जबकि ए चैनल प्रोटीन जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इट इज नॉट अ फाइब्रस प्रोटीन, इट इज अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। क्या, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन की एग्जांपल्स में शामिल है एंजाइम्स, क्या, एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, इसके अलावा एंटीबॉडीज और चैनल प्रोटीन्स। ये चारों एग्जांपल्स हैं फाइब्रस प्रोटीन्स के। तो आपको ये सारे एग्जांपल्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा कैरोटीन इज अ साइक्लिक डैश पिगमेंट। क्या, बीटा कैरोटीन इज अ साइक्लिक डैश पिगमेंट। इस सवाल को समझने के लिए आपको केराटिनॉइड्स के का इल्म होना आप लोग के पास जरूरी है, कि आपको केराटिनॉइड्स के बारे में पता हो। केराटिनॉइड जो है दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। एक को कहते हैं क्या, कैरोटीन, और दूसरे को कहते हैं जेंथोफाइल्स, जेंथोफाइल्स। जेंथोफाइल जो है दीज आर येलो पिगमेंट्स। क्या, दीज आर येलो पिगमेंट्स। जबकि कैरोटीन जो है ये ऑरेंज भी हो सकते हैं और रेड भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप। अब कैरोटीन में जो सबसे वाइड स्प्रेड, मोस्ट वाइड स्प्रेड और इसके अलावा इंपॉर्टेंट कैरोटीन है ना, इंपॉर्टेंट, दैट इज बीटा कैरोटीन। क्या, बीटा कैरोटीन। तो आपका एक ये भी एमसीक्यू हो गया, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट कैरोटीन इज, तो आपका जवाब होगा बीटा कैरोटीन। और ये बीटा कैरोटीन जो है इट इज एन ऑरेंज पिगमेंट। क्या, ऑरेंज। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑरेंज। इसके अलावा ये कैरोटीन जो है बीटा कैरोटीन, ये पाया जाता है गाजर में यानी कैरेट में। इट इज फाउंड इन कैरेट। हमारी बॉडी जो है वो इस बीटा कैरोटीन की ब्रेकडाउन करती है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ विटामिन ए, इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ विटामिन ए। ये भी आपका एक मजीद एमसीक्यू हो गया। हमारी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी, वो बीटा कैरोटीन को तोड़ती है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में पूछा गया है कि द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन इज डिपेंडेंट ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो इन चारों में से 3 पर डिपेंडेंट है, लेकिन एक ऐसा है जिस पर मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी डिपेंडेंट नहीं है, यानी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो कौन सा ऑप्शन है? इस सवाल को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए सेल मेम्ब्रेन के बारे में और कोलेस्ट्रॉल यानी लिपिड्स के हवाले से। देखिए, मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो डिपेंडेंट होती है मेम्ब्रेन के लिपिड कंपोनेंट पर। किस चीज पर? मेम्ब्रेन के लिपिड कंपोनेंट पर मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी डिपेंड करती है। आई रिपीट, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी डिपेंड करती है मेम्ब्रेन की लिपिड कंपोनेंट पर। मिसाल के तौर पर लिपिड में क्या आ जाता है? फॉस्फोलिपिड्स,
फॉस्फोलिपिड्स, इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड्स, यानी वो सारे मॉलिक्यूल जिनमें लिपिड शामिल हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल्स हो गए। तो सवाल में अब आप ऑप्शंस में देखें, एक ग्लाइकोलिपिड है, इसके अलावा फॉस्फोलिपिड्स हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन है और कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल पर भी डिपेंडेंट है, फॉस्फोलिपिड्स पर भी डिपेंडेंट है, ग्लाइकोलिपिड्स पर भी डिपेंडेंट है, लेकिन न्यूक्लियोप्रोटीन पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि इन क्वेश्चंस में आप लोगों को हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा ताकि आप लोग फेमिलियर हो जाए, आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। इसके अलावा हर क्वेश्चन में मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूं ताकि आप लोग के एक ही एमसीक्यू में 5-6 एमसीक्यूज मजीद सॉल्व हो जाए। देखिए, इस सवाल में आप लोगों को एक स्ट्रक्चर दिया गया है, एक डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम की करेक्ट लेबलिंग के हवाले से पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबलिंग। अब सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आपको पता हो कि ये किस चीज का स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्या? ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस सवाल को, इस एमसीक्यू को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर में जो हम पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं सिस फेस को, इसके अलावा ट्रांस फेस को पढ़ा जाता है। इसके अलावा वेसिकल्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें एक ट्रांसपोर्ट वेसिकल होता है, इसके अलावा एक सेक्रेटरी वेसिकल होता है। क्या? सेक्रेटरी वेसिकल। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर की तरफ जब हम देखते हैं तो इसमें हमें फ्लैटेंड स्टेक्स नजर आते हैं जिनको सिस्टर्ना कहते हैं या सिस्टर्नी कहते हैं। इसके अलावा हमें ये जो कैविटी होती है ल्यूमिन वो नजर आती है। तो ये सारे वो स्ट्रक्चर्स हैं जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में हम पढ़ते हैं। अब अगर आप लोगों ने गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें सिस फेस किसे कहते हैं, ट्रांस फेस किसे कहते हैं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल क्या है, सेक्रेटरी वेसिकल क्या है। देखिए, सिस फेस जो है ना, सिस फेस को फॉर्मिंग फेस, आउटर फेस या मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। क्या? आउटर फेस, फॉर्मिंग फेस या सिस फेस। और ये सिस फेस जो है ये होता है कन्वेक्स। ये क्या होता है? कन्वेक्स। ट्रांस फेस जो है, ट्रांस फेस, इसको मैच्योरिंग फेस कहते हैं या इनर फेस, और ये होता है कनकेव। क्या होता है? कनकेव। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो होता है ये इनकमिंग होता है, जो बाद में सेक्रेटरी वेसिकल के फॉर्म में बड ऑफ हो जाता है। और सिस्टर्नी जो है, सिस्टर्नी, एक स्टेक को सिस्टर्ना कहते हैं और इसका प्लूरल है सिस्टर्नी। और इस सिस्टर्नी के अंदर ये जो कैविटी है इसको कहते हैं ल्यूमिन। क्या? ल्यूमिन। तो अब आप इस स्ट्रक्चर की तरफ देखें, ये देखिए, ये है बी। ये बी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? बी, इस वेसिकल को बी का लेबलिंग दिया गया है। तो ये बी क्या है? ये वो इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल है जो इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ आ रहा है। तो बी हमें पता चल गया कि बी जो है इट इज ट्रांसपोर्ट वेसिकल। क्या? ट्रांसपोर्ट वेसिकल। अब आते हैं इस डी की तरफ। ये देखिए डी जो है इस सिस्टर्ना के कैविटी की तरफ इशारा करके डी का ये अल्फाबेट यहां पर लिखा गया है। तो डी जो है इट इज द ल्यूमिन, यानी इट इज द कैविटी ऑफ द सिस्टर्नी। अब आते हैं ए की तरफ। देखिए, ए जो है यहां पर दो एरोज दिए गए हैं, तो एक सिस्टर्ना और दूसरा, इसकी तरफ निशान दिया गया है ए का कि एक क्या है। तो ए हमारे पास है, दीज आर ए इज रेफरिंग टू सिस्टर्नी। क्या? सिस्टर्नी। नेक्स्ट है सी की तरफ देखिए, यहां पर इस एरिया को सी का नाम दिया गया है। और सी क्या है? मैंने आप लोग को शुरू में कहा था कि एक होता है सिस फेस और एक होता है ट्रांस फेस, और हमारे पास ट्रांस फेस जो है इट इज कनकेव। तो दिस एरिया जो है ये, दिस इज द ट्रांस फेस। क्या? ट्रांस फेस। और ये एरिया जो है दिस इज द सिस फेस। तो सी हमारे पास हो गया सिस फेस। क्या? सिस फेस। तो अब आप देखिए कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ए तो हो गया सिस्टर्नी, ए हो गया सिस्टर्नी। अब तीन ऑप्शंस में ए सिस्टर्नी है, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर।
यहां पर सी में ए ल्यूमिन है, तो ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन क्या हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। ये मैं आपको एलिमिनेशन मेथड सिखा रहा हूं कि आप लोगों ने किस तरह ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। बी में हमारे पास है ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स। अब यहां पर बी में ट्रांसपोर्ट वेजिकल है तो ये ऑप्शन अभी तक वैलिड है, और बी में हमारे पास बी में सेक्रेटरी वेजिकल है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और डी ऑप्शन में बी पर क्या है, ट्रांसपोर्ट वेजिकल, तो ये ऑप्शन बी वैलिड है। सी में होना चाहिए क्या, सी में होना चाहिए यहां पर है ट्रांस, सी में होना चाहिए ट्रांस फेस, यहां पर सी में मौजूद है सिस फेस, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। यहां पर सी में मौजूद है ट्रांस फेस, तो अब मुझे ये चौथा डी वाला देखने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। A is referring to cisternae, B is referring to transport vesicle, C is referring to transphase और D is referring to lumen। तो ऑप्शन नंबर D is the correct one। आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि हाउ टू सॉल्व सच MCQs। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 कि द बिजिएस्ट एंड एक्टिव ऑर्गेनेली इन अ सेल इज, एक ऑप्शन है राइबोसोम, दूसरा ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। देखिए सेल के ऑर्गेनेलिस की अगर बात करें तो जो सबसे ज्यादा एक्टिव और सबसे बिजिएस्ट ऑर्गेनेली है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। यही तो वजह है कि माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज कंटिन्यूअसली इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया ना हो तो आपके पास एटीपी जनरेट नहीं होगी। सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद चैनल्स, सोडियम मेम्ब्रेन पर मौजूद ट्रांसपोर्ट चैनल्स काम करना बंद कर जाएंगे और अल्टीमेटली सेल डेथ हो जाएगी। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट इज द मोस्ट बिजिएस्ट एंड एक्टिव ऑर्गेनेली। ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल के डिमांड के मुताबिक खुद को कंटिन्यूअसली रेप्लिकेट भी करता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स आर फाउंड इन द डैश ऑफ न्यूक्लियोलस। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। सवाल में पूछा गया है कि राइबोसोमल सब यूनिट्स के प्रिकर्सर कहां पर मौजूद है, या अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड में पूछूं तो न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल सब यूनिट कहां पर मौजूद है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, इस सवाल को अच्छे से सॉल्व करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए न्यूक्लियोलस के स्ट्रक्चर के बारे में। किस चीज के बारे में, न्यूक्लियोलस के स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए सबसे पहले तो न्यूक्लियोलस के मुतालिक मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बता दूं। न्यूक्लियोलस जो है इट इज द नॉन मेम्ब्रेन, क्या, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। इट इज नॉन मेम्ब्रेनस। एक आपका ये एमसीक्यू हो गया। दिस इज अबाउट द न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस जो है ये अपीयर होता है, इट अपीयर्स ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग द इंटरफेस। इंटरफेस के दौरान ये अपीयर होता है और ये डिसअपीयर हो जाता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो ये आपके मजीद 2 एमसीक्यूज हो गए। क्या हो गए, 2 एमसीक्यूज हो गए। अब इस न्यूक्लियोलस के 2 एरियाज होते हैं। कितने, 2 एरियाज। एक को कहते हैं पेरिफेरल ग्रेनुल एरिया और दूसरे एरिया को कहते हैं सेंट्रल फिब्रिलर एरिया। क्या, सेंट्रल फिब्रिलर एरिया। ये जो पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया है इसमें पड़े होते हैं क्या, राइबोसोमल सब यूनिट के प्रिकर्सर, राइबोसोमल सब यूनिट के प्रिकर्सर, राइबोसोमल सब यूनिट के प्रिकर्सर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया पेरिफेरल एरिया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। इस सेंट्रल फिब्रिलर एरिया में मौजूद होते हैं, इट कंटेन्स राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए एंड आरडीएनए। इसमें ये मौजूद होते हैं। तो आपका ये एमसीक्यू भी आपसे पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि आरआरएनए एंड आरडीएनए कहां पर मौजूद है, या ये भी पूछा जा सकता है कि सेंट्रल
फेब्रिलर एरिया में क्या मौजूद होता है। इसके अलावा न्यूक्लियोलस जो है ये इन्वॉल्व होता है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ राइबोसोम, इट इज इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ राइबोसोम। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि राइबोसोमल सब यूनिट के प्रिकर्सर न्यूक्लियोलस के पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया में पड़े हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ये अपने पास अच्छे तरीके से नोट करने हैं, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे एमसीक्यूज और आपका तकरीबन 80 to 90% ऑफ द बायोलॉजी कवर हो जाएगी, क्योंकि हर चैप्टर का एमसीक्यू अभी आपको आगे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्लोरोप्लास्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया रिजेंबल इन द फॉलोइंग वेज एक्सेप्ट। एक ऑप्शन है फोटो रिसेप्टिव नेचर, दूसरा ऑप्शन है सिम्बियोटिक ऑरिजिन, तीसरा ऑप्शन है सेल्फ रेप्लिकेशन और चौथा ऑप्शन है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये दोनों के दोनों डबल मेम्ब्रेन है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। दूसरा है सेल्फ रेप्लिकेशन, ये दोनों के दोनों सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। इसके अलावा सिम्बियोटिक ऑरिजिन, आपको अगर आप लोगों ने एंडो सिम्बियोटिस थ्योरी पढ़ी है इवोल्यूशन चैप्टर की, तो इन दोनों का ऑरिजिन सिम्बियोटिक ऑरिजिन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है फोटो रिसेप्टिव नेचर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया डू नॉट रिजेंबल इन दिस वे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एग्जिबिट सिमिलरिटीज विद डैश। एक ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है वायरसेस, तीसरा ऑप्शन है फंजाई और चौथा ऑप्शन है प्रोटिस्ट। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो है इनका ओरिजिन कौन सा है? प्रोकैरियोटिक ओरिजिन है। तो इनकी जो सिमिलरिटीज है दैट इज एग्जिबिटेड विद बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। अब ये देखिए इट इज द इजीएस्ट एमसीक्यू। क्या? इजीएस्ट एमसीक्यू। आपको हर तरह का एमसीक्यू में बताने लगा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया आर कैपेबल टू डिवाइड देमसेल्व्स थ्रू डैश। एक ऑप्शन है माइटोसिस, दूसरा ऑप्शन है बाइनरी फिजन, तीसरा ऑप्शन है मियोसिस और चौथा ऑप्शन है मल्टीपल फिजन। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन जो है इट इज प्रोकैरियोटिक, इट इज बैक्टीरियल इन, इट एग्जिबिट सिमिलरिटीज विद बैक्टीरिया, और इसका जो सिम्बियोटिक ओरिजिन है उसके मुताबिक माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो खुद को डिवाइड करती है। इट दीज आर कैपेबल टू डिवाइड देमसेल्फ थ्रू व्हाट? थ्रू बाइनरी फिजन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। देखिए इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन दोनों को सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज भी कहते हैं और इनको सेमी ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज भी कहते हैं। क्या? सेमी ऑटोनोमस। यहां पर मैं आप लोग को लिख देता हूं, इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली भी कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस। ये दोनों ऑर्गेनेली जो है इनमें ये कैपेबिलिटी है कि दे कैन डिवाइड देमसेल्फ इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्टली फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सवाल में पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन, कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पाया जाता है। इस क्वेश्चन के लिए जरूरी है कि आपको प्लास्टिड के हवाले से पता हो। क्या हो? प्लास्टिड्स के हवाले से पता हो। देखिए सबसे पहले पॉइंट, प्लास्टिड जो है दे आर द यूनिक ऑर्गेनेलीज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। तो ये आपका एक एमसीक्यू हो गया। और ये प्लास्टिड जो है दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। अब प्लास्टिड के 3 मेन टाइप्स हैं, एक को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, एक को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट और थर्ड को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या? ल्यूकोप्लास्ट। ये जो क्रोमोप्लास्ट है ना, क्रोमोप्लास्ट, इट इज फाउंड, इट इम्पार्ट्स कलर। ये पौधे के, प्लांट के पार्ट्स को कलर देता है अदर देन ग्रीन। क्या? अदर देन ग्रीन। इट इम्पार्ट्स color to the parts of the plant
अदर देन ग्रीन। एक आपका ये एमसीक्यू हो गया। इसके अलावा ये क्रोमोप्लास्ट मौजूद होता है इन द पेटल्स ऑफ द फ्लावर एंड इन राइपन्ड फ्रूट्स, इन राइपन्ड फ्रूट्स। इट हेल्प्स इन, और क्रोमोप्लास्ट जो है इट हेल्प्स इन पोलिनेशन। तो आपको क्रोमोप्लास्ट के रिलेटेड, किस चीज के, क्रोमोप्लास्ट के रिलेटेड ये बातें पता होनी चाहिए कि इट इम्पार्ट्स color to parts of the plant other than green, it is present in the petals of the flower and in ripened fruits, और इसके अलावा it helps in pollination। अब आते हैं ल्यूकोप्लास्ट की तरफ। देखिए ल्यूकोप्लास्ट जो है ना, ल्यूकोप्लास्ट दिस इज द कलरलेस, क्या, कलरलेस कंपोनेंट। ये क्या है, कलरलेस है, और इसका शेप जो है वो ट्रायंगुलर भी हो सकता है, इट कैन बी ट्यूबुलर, और this leucoplast is found in underground parts of the plant, underground parts of plant, और इसके अलावा ल्यूकोप्लास्ट जो है इट स्टोर्स फूड। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए ल्यूकोप्लास्ट के रिलेटेड। तो अब आप इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट जो है इट इज फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब आते हैं क्लोरोप्लास्ट की तरफ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये क्लोरोप्लास्ट जो है ना, क्लोरोप्लास्ट इट इज द ग्रीन पिगमेंट। इसमें मौजूद होता है ग्रीन पिगमेंट जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्या, इस क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के रिलेटेड ये क्लोरोफिल जो है इट रिजेंबल्स इन स्ट्रक्चर विद व्हाट, विद हीमोग्लोबिन, लेकिन हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल में ये डिफरेंस है कि क्लोरोफिल में जो सेंट्रल एटम होता है वो होता है मैग्नीशियम, जबकि हीमोग्लोबिन में जो सेंट्रल एटम होता है दैट इज आयरन। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। इस एक क्वेश्चन के रिलेटेड मैंने आपको इतने सारे पॉइंट्स बता दिए जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम। देखिए एंजाइम चैप्टर का क्वेश्चन आ गया। द एंजाइम विच कैटालाइज अ केमिकल रिएक्शन अगेन एंड अगेन। क्या, द एंजाइम which catalyzes a chemical reaction again and again are called dash। एक ऑप्शन है नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स, दूसरा ऑप्शन है होलो एंजाइम, तीसरा ऑप्शन है रेगुलेटरी एंजाइम, और चौथा ऑप्शन है आइसो एंजाइम। तो वो एंजाइम जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को बार बार कैटालाइज करता है उसको कहते हैं रेगुलेटरी एंजाइम्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम्स which do not require dash can also show active and inactive states। देखिए कुछ एंजाइम्स ऐसी भी होते हैं जिनको कोफैक्टर की जरूरत नहीं होती। क्या, कोफैक्टर की जरूरत नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, और वो फिर भी एक्टिव और इनएक्टिव स्टेट्स को शो करते हैं। देखिए ये कोफैक्टर हो गई, कोएंजाइम्स हो गए, एक्टिवेटर, प्रोस्थेटिक ग्रुप, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं और इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। देखिए कुछ एंजाइम्स जो है, कुछ एंजाइम्स बल्कि ज्यादातर एंजाइम्स को अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए और कंप्लीट करने के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत होती है। क्या, नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत होती है, और उस नॉन प्रोटीन पार्ट को कहते हैं कोफैक्टर। क्या, कोफैक्टर। तो द कोफैक्टर इज द नॉन प्रोटीन पार्ट। अब ये नॉन प्रोटीन पार्ट यानी ये कोफैक्टर जो है ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है और ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। इनऑर्गेनिक, अगर ये ऑर्गेनिक है तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है। क्या, प्रोस्थेटिक ग्रुप, और ये कोएंजाइम्स भी हो सकते हैं। क्या, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है और ये कोएंजाइम भी हो सकता है। और अगर ये इनऑर्गेनिक है कोफैक्टर, तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर को कहते हैं एक्टिवेटर। क्या, एक्टिवेटर।
एक्टिवेटर ज़्यादातर मेटालिक आयंस होते हैं, मिसाल के तौर पर आयरन, मैग्नीशियम, इसके अलावा कॉपर, जिंक वगैरह। और ये एक्टिवेटर जो है, जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर कहलाते हैं, ये एक्टिवेटर जो है दे आर डिटेचेबल, ये डिटेचेबल होते हैं, मतलब ये परमानेंटली अटैच नहीं होते। ये प्रोस्टैटिक ग्रुप जो है ना, दिस प्रोस्टैटिक ग्रुप, दिस इज नॉन डिटेचेबल, नॉन डिटेचेबल, ये कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है विद द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम। क्या? विद द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम, ये नॉन डिटेचेबल होते हैं। जबकि कोएंजाइम जो है, कोएंजाइम्स ये भी ऑर्गेनिक कोफैक्टर में आते हैं, और ये कोएंजाइम जो है ये डिटेचेबल होते हैं, ये परमानेंटली अटैच नहीं होते। कोएंजाइम्स के एग्जांपल में आते हैं एटीपी, एनएडी, एफएडी, ये सारे एग्जांपल्स हैं किस चीज के? कोएंजाइम्स के। अब ये ऑलमोस्ट ऑल कोएंजाइम जो है, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एक्सेप्ट एटीपी। एटीपी जो है ये कोएंजाइम है, लेकिन इट इज नॉन विटामिन इन नेचर। क्या? नॉन विटामिन इन नेचर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंजाइम विद इट्स कोएंजाइम और प्रोस्टैटिक ग्रुप इज डेजिग्नेटेड एज। एक ऑप्शन है एपोएंजाइम, दूसरा ऑप्शन है होलोएंजाइम, तीसरा ऑप्शन है कोएंजाइम, और चौथा ऑप्शन है कोफैक्टर। तो ऐसा एंजाइम जिसके साथ उसका कोएंजाइम अटैच हो उसको क्या कहते हैं? होलोएंजाइम। देखिए, होलोएंजाइम कंप्लीट एंजाइम को कहते हैं। जब एक एंजाइम जिसको अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत होती है, और वो नॉन प्रोटीन पार्ट जब उसके साथ अटैच हो जाता है, तो उस एंजाइम को कहते हैं होलो एंजाइम, यानी कंप्लीट एंजाइम। वो एंजाइम जो अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल रेडी है। क्या है? रेडी भी है और कंप्लीट भी है, इसको कहते हैं होलो एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोशलैंड, अकॉर्डिंग टू कोशलैंड। देखिए, कोशलैंड का नाम आ गया है तो इसके मुतालिक आपको पता होना चाहिए कि कोशलैंड ने इंड्यूस्ड फिट मॉडल को प्रेजेंट किया था। क्या किया था? इंड्यूस्ड फिट मॉडल को प्रेजेंट किया था। कब? इन 1959 में। 1959 में कोशलैंड ने इंड्यूस्ड फिट मॉडल को प्रेजेंट किया था। और अब चूंकि सवाल में पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू कोशलैंड, तो इट इज ऑब्वियस कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल का स्टेटमेंट ही इन्होंने पूछा है। एक ऑप्शन है सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू बिकम फिट, दूसरा ऑप्शन है एंजाइम इंड्यूसेस द सबस्ट्रेट टू बिकम फिट, तीसरा ऑप्शन है सबस्ट्रेट एक्ट एज ए की एंड एंजाइम एज अ लॉक, और चौथा ऑप्शन है एंजाइम एक्ट एज ए की एंड सबस्ट्रेट एक्ट एज अ लॉक। देखिए, कोशलैंड ने अपने इंड्यूस फिट मॉडल जो उन्होंने 1959 में प्रेजेंट किया था, उन्होंने ये कहा था कि सबस्ट्रेट जो है वो इंड्यूस करता है एंजाइम को टू बिकम फिट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटर। क्या? इन चारों में से कौन सा इनहिबिटर नहीं है? एक ऑप्शन है साइनाइड, दूसरा ऑप्शन है एंटीबॉडी, तीसरा ऑप्शन है एंटी मेटाबोलाइट, और चौथा ऑप्शन है पॉइजन। अगर आप लोगों ने एंजाइम इनहिबिशन पढ़ा है, एंजाइम इनहिबिशन, तो इनहिबिटर जो है दे कॉम्पीट विद सबस्ट्रेट फॉर द एक्टिव साइट। और इनहिबिटर की टाइप्स हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटेटिव, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। तो वो इन चारों में से जो इनहिबिटर नहीं है दैट इज एंटीबॉडी। एंटीबॉडी इज नॉट एन इनहिबिटर, जबकि साइनाइड, एंटी मेटाबोलाइट और पॉइजन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनहिबिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनहिबिटर दैट आर नॉट अफेक्टेड बाय एक मिनट, द इनहिबिटर दैट आर नॉट अफेक्टेड बाय द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आर। एक ऑप्शन है रिवर्सिबल, दूसरा ऑप्शन है नॉन कॉम्पिटेटिव, तीसरा ऑप्शन है इरिवर्सिबल, और चौथा ऑप्शन है कॉम्पिटेटिव। देखिए, इनहिबिटर में मैंने आपको कहा कि कॉम्पिटेटिव भी होते हैं और नॉन कॉम्पिटेटिव भी होते हैं। कॉम्पिटेटिव वो है जैसे नाम से जाहिर है
कि वो सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन में जाते हैं फॉर द एक्टिव साइट। तो अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली इट विल इफेक्ट द इनहिबिशन। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं उनको सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन नंबर बी, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो होते हैं विच आर नॉट इफेक्टेड बाय द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स एक्ट एज डैश इन एंजाइम कैटालिसिस। तो एंटीबायोटिक्स जो है ये एग्जाम्पल्स हैं इनहिबिटर्स की। किस चीज की? इनहिबिटर्स की। दे आर एक्ट एज इनहिबिटर्स इन द एंजाइम कैटालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दिस इज फ्रॉम द चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स। क्या बायो एनर्जेटिक्स का एमसीक्यू आ गया है। सवाल में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में साइटोक्रोम ए जो है इट इज ऑक्सीडाइज बाय डैश। तो आपको पता होना चाहिए कि साइटोक्रोम ए के बाद क्या आता है। साइटोक्रोम ए इज फॉलोड बाय साइटोक्रोम ए3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। एक इजी एमसीक्यू है। देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है इट इज द पाथवे ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। पूरे एरोबिक रिस्पिरेशन में, चाहे वो ग्लाइकोलिसिस हो या चाहे वो क्रिप साइकिल में हो, जो NADH और FADH2 या NADH2 बने हैं, ये NADH और FADH जो है दीज आर नथिंग विदाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जो को एंजाइम्स बने हैं क्रिप साइकिल और ग्लाइकोलिसिस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बगैर ये कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आना है और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इनसे हमें एनर्जी मिलेगी, यानी इससे हमें ATP मिलेगी। एक NADH जो है वो 3 ATP को यील्ड करता है, इट यील्ड्स 3 ATPs, और एक FADH2 या एक FADH 2 ATPs को यील्ड करता है। तो ये आपको पता होने चाहिए, ये भी MCQs पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्रिप साइकिल, ये क्वेश्चन भी बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर है। इन क्रिप साइकिल डीकार्बोक्सिलेशन इज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ डैश। एक ऑप्शन है सिट्रेट टू आइसोसिट्रेट, दूसरा ऑप्शन है मलेट टू ऑक्जेलो एसिटेट, तीसरा ऑप्शन है अल्फा कीटो ग्लूटरेट टू सक्सिनेट, और चौथा ऑप्शन है सक्सिनेट टू फ्यूमरेट। तो देखिए, अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट, इससे जब सक्सिनेट बनता है तो क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन होता है। और ये सक्सिनेट जो है ये 4 कार्बन होता है। तो अल्फा कीटो ग्लूटरेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन जाता है और फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए और इस स्टेप को कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर इन ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या नहीं होता इन चारों में से? एक ऑप्शन है फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन है डीकार्बोक्सिलेशन, तीसरा ऑप्शन है डिहाइड्रेशन, और चौथा ऑप्शन है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो देखिए, ग्लाइकोलिसिस में अगर आप लोगों ने ये प्रोसेस पढ़ा है तो इसमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी होता है, इसमें ग्लूकोज के साथ फास्फेट भी अटैच होता है यानी फॉस्फोराइलेशन भी होता है, और इसमें डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है। जबकि डिहाइड्रेशन जो है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन नहीं होता ग्लाइकोलिसिस में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट ट्रूली रिप्रेजेंट्स
द टोटल गेन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ग्लाइकोलिसिस के टोटल नेट गेन को रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए, ग्लाइकोलिसिस जो है इसके दो स्टेप होते हैं। कितने? दो फेजेस। एक को कहते हैं प्रिपरेटरी फेज और एक को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेज, या जिसको पे ऑफ फेज भी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो ऑक्सीडेटिव फेज है ग्लाइकोलिसिस का, ये जो ऑक्सीडेटिव फेज है ये दो बार होता है, क्योंकि प्रिपरेटरी फेज का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होते हैं दो मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P यानी ग्लाइसल्डिहाइड 3 फास्फेट। प्रिपरेटरी फेज के नतीजे में 2G3P बन जाते हैं, जो इस ऑक्सीडेटिव फेज को दो बार कराते हैं। तो ऑक्सीडेटिव फेज में ऑन टोटल दो H2O बनते हैं, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, दो NADH बनते हैं जिन्होंने बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाना है, 4 ATPs बनते हैं जिनमें से बाद में दो माइनस होते हैं क्योंकि प्रिपरेटरी फेज में दो ATP इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो टोटल 4 ATPs बनते हैं। इस वक्त हमने नेट गेन के बारे में बताना है। और दो पायरुवेट्स बनते हैं। क्या? दो पायरुवेट्स बनते हैं। तो टोटल जो नेट गेन है ग्लाइकोलिसिस का वो ये है। तो अब आप ऑप्शंस में देख ले, 2H2O, 2 NADH, 4 ATP और दो पायरुवेट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। सवाल में टोटल नेट गेन का पूछा गया है, तो आप लोगों ने एटीपीस को 4 काउंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेल ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज एम्बेडेड इन। द टेल ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज एम्बेडेड इन। एक ऑप्शन है मेम्ब्रेन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और चौथा ऑप्शन है ना, इसकी जो साइड चेन या टेल है उसको कहते हैं फाइटोल चेन। क्या? फाइटोल चेन, जो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है। इन नेचर। वो हाईली अनस्टेबल 6 कार्बन इंटरमीडिएट होता है।
करने के लिए आपको बैक्टीरियल अपेंडेजेस के बारे में पता होना चाहिए। क्या? बैक्टीरियल अपेंडेजेस, ये वो इन्वेजिनेशंस होती हैं जो बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन पर पाई जाती हैं। बैक्टीरियल अपेंडेजेस दो तरह की हैं, एक को कहते हैं फ्लैजिला और दूसरे को कहते हैं पिली। क्या? पिली। पिली को फिम्ब्री भी कहते हैं, फिम्ब्री। एक को कहते हैं फ्लैजिला और दूसरी को कहते हैं पिली। ये जो फ्लैजिला है इट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन। क्या? लोकोमोशन। और इनमें होता है एक प्रोटीन जिसको कहते हैं फ्लैजिलिन प्रोटीन। क्या? फ्लैजिलिन प्रोटीन। बैक्टीरियल और यूकैरियोटिक फ्लैजिला में यह डिफरेंस होता है कि बैक्टीरिया के फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट होते हैं। इट लेक्स माइक्रोट्यूब्यूल्स, इट लेक्स माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये सारे पॉइंट्स ये आपके प्योर एमसीक्यूज हैं। क्या? बैक्टीरियल अपेंडेजेस में एक फ्लैजिला होता है, एक पिली। पिली जो है इसमें प्रोटीन पाया जाता है पेलिन। क्या? इसमें होता है प्रोटीन पेलिन। कौन सा प्रोटीन? पेलिन प्रोटीन। ये जो पिली है ना, पिली, इसके दो मेन फंक्शन हैं। एक इसका फंक्शन है कि इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल। क्या? जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है। कब? ड्यूरिंग कंजुगेशन के दौरान। कंजुगेशन के दौरान इट ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल। दूसरा ऑप्शन, इसका जो दूसरा फंक्शन है वो है अटैचमेंट ऑन द सरफेस। अटैचमेंट ऑन द सरफेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग पिली के बारे में वो ये है कि इट इज फाउंड ऑन सर्टन स्पीशीज ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हर बैक्टीरिया में पिली पाया नहीं जाता। इट इज फाउंड इन सर्टन स्पीशीज ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और पिली जो है ये नेकेड आई से नजर नहीं आता। इट कैन ओनली बी सीन थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए पिली और फ्लैजिला के रिलेटेड। तो सवाल में पूछा गया है कि द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन बैक्टीरिया इज, तो द करेक्ट ऑप्शन इज पिली, क्योंकि इट ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग कंजुगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी प्रोकैरियोटिक चैप्टर से है, वो है कि डैश इज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स। क्या? डैश इज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स। एक ऑप्शन है वाइब्रियो कॉलेरा, दूसरा ऑप्शन है साल्मोनेला टाइफी, तीसरा ऑप्शन है इस्चेरिचिया कोलाई और चौथा ऑप्शन है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। तो इन चारों में से जो बैक्टीरिया यूज होता है इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है an agent that prevents the multiplication of bacteria without killing them। इन चारों में से कौन सा ऐसा एजेंट है जो बैक्टीरिया को इन्वेड या मारता नहीं है, सिर्फ उसको कमजोर बनाता है ताकि बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन ना हो? एक ऑप्शन है डिसइंफेक्टेंट एजेंट, दूसरा ऑप्शन है एंटीसेप्टिक एजेंट, तीसरा है माइक्रोबिसिडल एजेंट और चौथा ऑप्शन है बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट। तो ऐसे एजेंट जो बैक्टीरिया को प्रिवेंट करती है मल्टीप्लिकेशन से विदाउट किलिंग देम उसको कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक और क्वेश्चन आ गया है दैट इज रिलेटेड टू द डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। सवाल में पूछा गया है कि द गिवन फिगर शोज the diagrammatic view of human respiratory system, identify A, B, C and D। इसकी लेबलिंग करनी है। सवाल में रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम दिया गया है। ये जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग A, ये है B, दिस इज C और ये है D। देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी है, एक तो रेस्पिरेटरी मसल है दैट इज डायाफ्राम। क्या? डायाफ्राम।
डायाफ्राम जो है इट इज़ द मेन रिस्पिरेटरी मसल। तो अक्सर जो भी रिस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम दिया जाता है उसमें इसके मुतल्लिक पूछा जाता है। इसके अलावा जो ह्यूमन हमारे लंग्स के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है एल्व्यूलाई या एल्व्यूलस, उसके रिलेटेड पूछा जाता है। और इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर में आते हैं ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स के रिलेटेड पूछा जाता है। और जो इपीग्लोटिस है उसके मुतल्लिक पूछा जाता है। और यही चीज़ें इस डायग्राम में पूछी गई है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। तो देखिए ये जो ए आपको नजर आ रहा है, ये ए, इट इज रेफरिंग टू वर्ड, इट इज रेफरिंग टू द इपीग्लोटिस। ए हो गया है इपीग्लोटिस, ए है इपीग्लोटिस। ये जो डी है ना और ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर है, दिस इज द मेन रेस्पिरेटरी मसल, मतलब डायाफ्राम विच इज अ स्केलेटल मसल। तो इस डायाफ्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा सी जो है ना, सी इज रेफरिंग टू ब्रोंकस। क्या? इट इज रेफरिंग टू ब्रोंकस। इसके अलावा बी जो है, बी, इट इज रेफरिंग टू दी स्पॉन्जी स्ट्रक्चर, द स्पॉन्जी स्ट्रक्चर्स मतलब एल्व्यूलाई। तो एक ए जो है एपिग्लोटिस हो गया, बी हो गया है एल्व्यूलाई, सी इज द ब्रोंकस और डी इज द डायफ्राम। तो अब आप देखें इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी ए इज एपिग्लोटिस, बी इज एल्व्यूलाई, सी इज ब्रोंकस और डी इज डायफ्राम। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि आपको मैं टेब्यूलर क्वेश्चन भी बताऊंगा इन क्वेश्चंस में से। तो सवाल में पूछा गया है कि इट मैच द फॉलोइंग, इसकी करेक्ट मैचिंग करनी है। एक है लैरिंक्स, दूसरा है ट्रेकिया, तीसरा है एल्व्यूलाई और चौथा है एपिग्लोटिस। दिस इज आल्सो फ्रॉम द चैप्टर रेस्पिरेशन या फ्रॉम द चैप्टर गैसियस एक्सचेंज। क्या? गैसियस एक्सचेंज, और उसमें ये रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर से लिया गया है। देखिए लेरिंग्स जो है ना, लेरिंग्स लेरिंग्स के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि लेरिंग्स जो है इट इज द वॉइस बॉक्स। लेरिंग्स को क्या कहा जाता है? इसको
रिंग्स होते हैं, कार्टिलेजिनियस प्लेट्स नहीं होते। ट्रेकिया के बाद जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स होते हैं उनमें कार्टिलेजिनियस प्लेट। डोर्सल टू द एसोफिगस, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि ट्रेकिया लाइज नॉट डोर्सल, इट लाइज वेंट्रल टू द एसोफिगस। देखिए मतलब ये है कि पोस्टीरियरली एसोफिगस होता है और इसके lies in between spine and food pipe, this is also incorrect। चौथा जो ऑप्शन है इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये ट्रेकिया जो है इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, क्या, जिस पर इस तरह के रिंग्स पड़े होते हैं, तकरीबन 16 to 20 कार्टिलेजिनियस रिंग्स पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन the space inside the chest cavity is increased due to। सवाल में पूछा गया है कि इनहेलेशन या इंस्पायरेशन के दौरान चेस्ट कैविटी के अंदर का स्पेस इंक्रीज हो जाता है, ये क्यों। एक ऑप्शन है इंक्रीज्ड प्रेशर, दूसरा ऑप्शन है द रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ द डायफ्राम, तीसरा ऑप्शन है रिलैक्सेशन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और चौथा ऑप्शन है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल ऑफ द डायफ्राम। तो देखिए अगर आप लोगों ने इंस्पिरेशन या इनहेलेशन का या मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ा हो तो आपको पता होना चाहिए कि इंस्पिरेशन के दौरान जो डायफ्राम मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, क्या, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, जिससे चेस्ट कैविटी की स्पेस इंक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल ऑफ द डायफ्राम इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी यानी ओसीसी ऑफ ब्लड इज लोवर्ड बाय। ऑक्सीजन की, ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो किस चीज से कम होती है, क्या वो फैक्टर है जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम करता है। एक ऑप्शन है इंक्रीजिंग ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द इनविलाई, तो ये ऑप्शन नहीं है, इससे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोअरिंग कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द ब्लड, इससे भी लोअर नहीं होती। नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजिंग पीएच ऑफ द ब्लड, इससे भी लोअर नहीं होती। चौथा ऑप्शन है लोअरिंग पीएच ऑफ द ब्लड, दिस इज द मेन फैक्टर एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ओसीसी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है विद द पीएच ऑफ द ब्लड, ये पीएच ऑफ द ब्लड जब कम होगा तो इससे ओसीसी भी कम होगी। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड इज लोवर्ड बाय लोअरिंग पीएच ऑफ द ब्लड। दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक अप द इनरमोस्ट टिश्यू ऑफ द स्टमक वॉल, पिक अप द इनरमोस्ट, क्या, इनरमोस्ट टिश्यू क्या है स्टमक वॉल का। एक इजी क्वेश्चन है, एक ऑप्शन है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा
स्फिंक्टर जो होता है ना, स्फिंक्टर इज नथिंग बट अ मस्कुलर वाल्व जो रेगुलेशन करता है फूड की। सबसे पहले अगर बात करें फूड की, जो एसोफिगस से आता है स्टमक में, तो एसोफिगस में दो स्फिंक्टर लगे होते हैं। एक ऊपर जिसे अपर एसोफिजियल स्फिंक्टर कहते हैं, जो फेरिंग से फूड को रेगुलेट करता है इनटू द एसोफिगस, और दूसरा स्फिंक्टर होता है लोअर एसोफिजियल स्फिंक्टर। कौन सा? लोअर एसोफिजियल स्फिंक्टर। इस लोअर एसोफिजियल स्फिंक्टर को कार्डिक स्फिंक्टर भी कहते हैं। क्या? कार्डिक स्फिंक्टर। ये मौजूद होता है इन द लोअर पोर्शन ऑफ द एसोफिगस, और इसका मेन काम होता है स्टमक के कंटेंट की बैक फ्लोइंग को, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ स्टमक कंटेंट। स्टमक में मौजूद फूड की रिवर्स पेरिस्टाल्टिक या उसको बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करता है। इसके अलावा एक स्फिंक्टर लगा होता है कहां पर? बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड बिटवीन द लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड की डाइजेशन हो जाती है और ये फूड जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहां पर एक मस्कुलर वाल्व होता है जिसको कहते हैं इलियोसीकल स्फिंक्टर। क्या? इलियोसीकल स्फिंक्टर। तो दो स्फिंक्टर तो ये हो गए, तीन हो गए सॉरी, एसोफिगस में दो होते हैं। एक हो गया लोअर एसोफिजियल स्फिंक्टर जिसका दूसरा नाम है कार्डिक स्फिंक्टर। इसके अलावा एक स्फिंक्टर हो गया इलियोसिकल स्फिंक्टर जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में है। सवाल में पूछा गया है वो स्फिंक्टर, उस स्फिंक्टर के बारे में जो स्टमक और स्मॉल ड्यूडिनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में है। तो वो स्फिंक्टर जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन यानी ड्यूडेनम के बीच में है उसको कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या? पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये बाकी के भी में आपको मैंने बता दिए, इसोफिजियल और कार्डिक एक ही चीज है, और इलियोस्कोलिक जो है इट इज प्रेजेंट
नहीं है। दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द हार्ट, ये भी नहीं है। तीसरा है रिटर्न द इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द ब्लड, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन हमने चौथा भी रीड करना है। चौथा ऑप्शन है रिटर्न द वाइट ब्लड सेल्स एंड आरबीसी टू द ब्लड, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, रिटर्न द इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द ब्लड इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। लिम्फ का काम क्या है? इट रिटर्न द इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसका मतलब है कि तकरीबन 18 क्वेश्चन अभी भी रिमेनिंग है, तो आपको बहुत सारा मटेरियल मिलने वाला है। मैंने आपको शुरू में कहा था कि इस वन शॉर्ट लेक्चर, ये जो आपको हम वन शॉर्ट लेक्चर करा रहे हैं, इसके बाद आपका तकरीबन बहुत हद तक आपकी बायोलॉजी कवर हो जाएगी। सवाल में पूछा गया है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड्स एक्सेप्ट, इन चारों में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो लिम्फ नोड का फंक्शन नहीं है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड एक्सेप्ट, एक ऑप्शन है प्रोड्यूसेस लिम्फोसाइट्स and antibodies for the defense of the body, तो this is the function of the lymph node। दूसरा ऑप्शन है they also filter lymph, देखिए लिम्फ जो है वो अपने नोड से गुजरता हुआ फिल्टर होता है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है मतलब दिस इज आल्सो द फंक्शन। तीसरा ऑप्शन है डिस्ट्रॉय एंड एलिमिनेट वोन आउट आरबीसीज, तो ये फिल्ट्रेशन भी करता है, ये भी लिम्फ नोड का फंक्शन है। चौथा ऑप्शन है सिंथेसिस ऑफ आरबीसी, तो देखिए दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। देखिए आरबीसी की सिंथेसिस होती है इन द बोन मैरो, किस चीज में? बोन मैरो। और आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, क्या? एरिथ्रोसाइट्स। तो इस प्रोसेस को जिसके नतीजे में आरबीसीज बनते हैं उसको कहते हैं एरिथ्रोपोयोसिस, और ये होता है इन द बोन मैरो। दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लो ऑफ लिम्फ, एक मिनट, द फ्लो ऑफ लिम्फ इन द बॉडी इज मेंटेन्ड बाय, द फ्लो ऑफ लिम्फ इन द बॉडी इज मेंटेन्ड बाय, एक ऑप्शन है ब्रीथिंग मूवमेंट, दूसरा है मूवमेंट ऑफ द विजरल ऑर्गन, ये दोनों ऑप्शन है। तीसरा है वाल्व्स और चौथा ऑप्शन है डी, तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। लिम्फ की जो फ्लो है इट इज मेंटेन्ड बाय ऑल दीज ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 52 है व्हेन द बॉडी प्रोड्यूसेस एन inappropriate immune response against its own tissue, it is called dash। एक ऑप्शन है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, दूसरा है एलर्जिक शॉक, तीसरा है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस और चौथा है एलर्जिक रिनाइटिस। देखिए हमारी बॉडी जब हमारे अपने टिश्यूज, अपने ग्लैंड्स या अपने सेल्स के खिलाफ एक इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स बना ले या प्रोड्यूस कर ले, इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मिसाल के तौर पर अगर आर्थराइटिस की बात करें, मतलब स्पेसिफिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारा अपना इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के साइनोवियल जॉइंट को टारगेट करता है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम जब हमारे अपने टिश्यूज, अपने ऑर्गन्स के खिलाफ एक इनअप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स कायम कर ले, इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इंक्लूडेड इन द फोर ब्रेन। अच्छा, इन चारों में से कौन सा ब्रेन का हिस्सा फोर ब्रेन का पार्ट है? इसके लिए जरूरी है कि आपने ब्रेन को पढ़ा हो, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए एमिगडाला जो है ना, एक है एमिगडाला, दूसरा है पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम। ये एमिगडाला जो है इट इज अ पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। क्या? इट इज पार्ट ऑफ the limbic system which is, and this limbic system is located in the forebrain, तो ऑप्शन नंबर ए एमिगडाला इज द करेक्ट वन। इट इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन इंक्लूडेड इन द फोरब्रेन। ये बाकी के जो तीन है ना, पोन्स,
मेड्यूला और सेरिबेलम, दिस इज पार्ट ऑफ हिंड या हाइंड ब्रेन। ऑप्शन नंबर मतलब हिंड ब्रेन इज द करेक्ट वन। तो अगर आप लोगों से इनके मुतल्लिक पूछा जाए तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा हाइंड ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 के डैश कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्टिविटीज लाइक कफिंग एंड स्नीजिंग। एक ऑप्शन है मेडुला, दूसरा है सेरेब्रम, तीसरा है पोन्स और चौथा है सेरिबेलम। तो देखिए इनवॉलंटरी एक्टिविटीज लाइक कफिंग एंड स्नीजिंग ये अंडर द कंट्रोल आती है ऑफ मेड्यूला। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ब्रेन के पार्ट्स और उनके फंक्शंस ये सारे आपको आने चाहिए, यू मस्ट मेमोराइज देम, इससे बहुत क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ देयर इज एन इंजरी इन द हाइपोथैलेमस रीजन, अगर हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में इंजरी हो जाए, डे इट इज मोस्ट लाइकली टू इफेक्ट, तो कौन सा फंक्शन इफेक्ट होगा? एक ऑप्शन है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, दूसरा है डिसीजन मेकिंग, तीसरा है कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग लोकोमोशन और चौथा है शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो देखिए अगर हमारा हाइपोथैलेमस जिसको बॉडी थर्मोस्टेट कहा जाता है, ह्यूमन बॉडी थर्मोस्टेट, जो हमारे जिस्म के टेम्परेचर रेगुलेशन में काम करता है, अगर हाइपोथैलेमिक रीजन ऑफ द ब्रेन में इंजरी होगी तो ये तो ऑब्वियस बात है कि हमारे रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर पर बहुत इफेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। तो आप इस क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको हाइपोथैलेमस के फंक्शन के बारे में पता हो, जो अब आपको लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट एब्जॉर्ब्स कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड किडनी वाइल हाई लेवल सप्रेसेस इट्स प्रोडक्शन। देखिए आपको हिंट भी दिया गया है कि हाई लेवल से इसकी प्रोडक्शन सप्रेस होती है यानी डिक्लाइन होती है। एक ऑप्शन है कैल्सिटोनिन, दूसरा है प्रोलेक्टिन, तीसरा है टेट्रा आयोडोथ्रायोनिन और चौथा है पैराथॉर्मोन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे जिस्म में पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या है और इसका क्या फंक्शन है और ये कौन से हार्मोन को सीक्रेट करता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ना, दीज आर 4 इन नंबर, ये 4 इन नंबर होते हैं और एक मेन हार्मोन विच इज सीक्रेटेड फ्रॉम द पैराथायरॉयड ग्लैंड वो है पैराथॉर्मोन। क्या? पैराथॉर्मोन। ये पैराथॉर्मोन हमारे जिस्म में तब रिलीज होता है जब ब्लड का कैल्शियम लेवल कम हो। जब ब्लड का कैल्शियम लेवल कम हो तो पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथॉर्मोन हार्मोन रिलीज या सीक्रेट हो जाता है और ये पैराथॉर्मोन जो है ये हमारे ब्लड की कैल्शियम लेवल को क्या करता है? इंक्रीज करता है। कैसे? बाय एब्जॉर्बिंग कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड किडनी से और इंटेस्टाइन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड में ले आता है, जिससे ब्लड का कैल्शियम लेवल अपने लेवल पर आ जाता है। ये पैराथॉर्मोन जो है ये एंटागोनिस्टिकली काम करता है टू विच हार्मोन? टू कैल्सिटोनिन। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि पैराथॉर्मोन इज एन एंटागोनिस्टिक हार्मोन टू कैल्सिटोनिन। क्यों? क्योंकि कैल्सिटोनिन तब सीक्रेट होता है जब ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो और पैराथॉर्मोन तब सीक्रेट होता है जब ब्लड का कैल्शियम लेवल कम हो।
अगर इंसुलिन सिक्रीट होता है बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियास से, तो उसने अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर पर जाकर अटैच होना है। इंसुलिन ने जाना है लिवर में और मसल्स में। End of luteal phase of रिलीज होता है इन द ओवरी, वो कोइंसाइड्स करता है यूट्राइन साइकिल के प्रोलिफरेटिव फेज के साथ। क्यों? क्योंकि अगर ओवरी में oocyte रिलीज हो रहा है तो इसके इन कंट्रास्ट यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस में प्रोलिफरेशन होता है, यानी उसकी लाइनिंग प्रोलिफरेट करती है। क्या करती है? प्रोलिफरेट करती है, ताकि दूसरी वेलवेटी लेयर बन सके। इन केस अगर इस oocyte की फर्टिलाइजेशन हो जाए तो फिर ये यूट्रस जो है ये इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हो। तो यूट्राइन साइकिल का प्रोलिफरेटिव फेज एंड करता है जब ओवेरियन साइकिल में ओव्यूलेशन फेज होता है। और इसके अलावा ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, ये आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सिफिलिस? सिफिलिस जो है इट इज अ एसटीडी, यानी इट इज एन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इन चारों में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो सिफिलिस के रिलेटेड ट्रू है? एक ऑप्शन है, इट नेवर डैमेजेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा है, इट इज काज बाय अ स्पाइरल बैक्टीरियम। तीसरा है, इट्स पैथोजन इज ट्रिपोनेमा पैलिडम। जो ट्रू है अबाउट सिफिलिस वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी इट्स पैथोजन इज ट्रिपोनेमा पैलिडम। सिफिलिस जो है ना, सिफिलिस इट इज काज बाय स्पायरोचीट, जिसको कहते हैं ट्रिपोनेमा पैलिडम। इट इज अ स्पायरोचीट। क्या? इट इज अ स्पायरोचीट। इसके अलावा अगर मैं आपको सिफिलिस के मुतल्लिक बताऊं तो सिफिलिस सबसे पहले जो है इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 to 3 वीक्स होता है। कितना? 2 to 3 वीक्स इसका होता है इंक्यूबेशन पीरियड। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में जिस साइट पर और उन लीजन्स को कहते हैं शंकर। क्या? शंकर। दिस इज अ स्पेसिफिक लीजन विच इज फॉर्म्ड ऑन द साइट ऑफ इन्वेजन इन सिफिलिस। इसके अलावा सिफिलिस के सारे स्टेजेस में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, या पेनिसिलिन इज दैट एंटीबायोटिक विच इज चॉइस्ड इन द सिफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द क्रेडिट फॉर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस गोज टू। दिस इज फ्रॉम चैप्टर ए सेलुलर लाइफ। ए सेलुलर लाइफ का एमसीक्यू आ गया है कि टोबैको मोज़ेक वायरस के क्रिस्टलाइजेशन का क्रेडिट किसको जाता है। दिस इज फ्रॉम द हिस्ट्री। देखिए, अगर आप अपनी किताब उठाएंगे और ए सेलुलर लाइफ का चैप्टर देखेंगे तो आपको वहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा कि द क्रेडिट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस गोज टू WM स्टैनली। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। पिगमेंट सेल्स कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स आर प्रेजेंट इन। आ गया है एनिमेलिया चैप्टर। देखिए, क्रोमेटोफोर जो है, जिनको पिगमेंट सेल्स कहा जाता है, ये मौजूद होते हैं किस चीज में, कौन से एनिमल्स में ये पाए जाते हैं, एम्फीबियंस में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। गिव एन एग्जांपल ऑफ हर्माफ्रोडिट। The earliest fossil bird is, एक मिनट, the earliest fossil bird is, जो सबसे अर्लीस्ट फॉसिल बर्ड मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जो डिस्कवर हुआ था, दैट इज कौन सा, वो है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ये भी क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है पेपर में। अब आते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस की तरफ कि इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। सवाल में पूछा गया है कि मेंडल डिड्यूस्ड। देखिए, मेंडल ने कहा था कि गेम्यूट फॉर्मेशन के दौरान जीन के दोनों अलील जो होते हैं ना, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ये मेंडल ने ये ला दिया था कि गेम्यूट फॉर्मेशन के दौरान जीन के दोनों अलील्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी। बोथ अलील्स ऑफ अ जीन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन या ड्यूरिंग गेमीटोजेनेसिस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मेंडेलियन इनहेरिटेंस से है कि ड्यूरिंग टेस्ट क्रॉस इफ ऑल ऑफस्प्रिंग्स फिनोटिपिकली डोमिनेंट, तो फिर पेरेंट्स क्या होंगे, देन पेरेंट्स आर, एक ऑप्शन है होमोजाइगस, दूसरा ऑप्शन है हेटेरोजाइगस, तीसरा है वन होमोजाइगस एंड अदर हेटेरोजाइगस, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो देखिए, टेस्ट क्रॉस के दौरान अगर सारे ऑफस्प्रिंग्स फिनोटिपिकली डोमिनेंट होंगे तो इसका मतलब है कि पेरेंट्स जो है वो होमोजाइगस होंगे, मतलब वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। of natural selection with diverse and modern concept of biology, जो असल में मेंडेलियन इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेंडेलियन जेनेटिक्स को। सवाल में पूछा गया है कि अगर जब डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसकी जब ब्लेंडिंग होती है विद द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी, तो इससे क्या बनता है। एक ऑप्शन है लेमार्किज्म केम इनटू बीइंग, दूसरा है डार्विनिज्म केम इनटू बीइंग, तीसरा है न्यू डार्विनिज्म केम इनटू बीइंग, और चौथा है यूनिफॉर्मिटिज्म केम इनटू बीइंग। तो देखिए, द ब्लेंडिंग ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विद द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी, ये देता है न्यू डार्विनिज्म को जन्म। किस चीज को, न्यू डार्विनिज्म केम इनटू बीइंग, विच इज द क्या है, विच इज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ये क्या है, इट इज द फाउंडेशन ऑफ
मॉडर्न इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। अच्छा, दिस इज आल्सो फ्रॉम द चैप्टर इवोल्यूशन। सवाल में पूछा गया है पिक थ्योरी, इन चारों में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो लेमार्क्स थ्योरी पर सेल मेम्ब्रेन आर। एक ऑप्शन है जेड डिस्क, दूसरा ऑप्शन है डेंड्रॉइट, तीसरा ऑप्शन है सार्कोमेयर और चौथा ऑप्शन है मायोन्यूरल जंक्शन। यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए मस्कुलर जंक्शन के बजाय मायोन्यूरल जंक्शन लिखा गया है। देखिए, न्यूरो जो है ये न्यूरल हो गया और मायो का मतलब होता है मस्कुलर, तो मायोन्यूरल जंक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये वो साइट होता है जहां पर नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होता है एक नर्व एंडिंग से टू द स्केलेटल मसल। इसकी डायग्राम मैं आपके लिए बना देता हूं कुछ यूं। ये नर्व इंपल्स ट्रेवल करता है फ्रॉम द नर्व टू द मसल। यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन का बहुत अहम रोल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी मायोन्यूरल जंक्शन, या अगर इसके बजाय न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दिया जाए तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज ऑल फ्रॉम द टुडेज वन शॉर्ट लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे एमसीक्यूज बता दिए। हर एमसीक्यू के साथ मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताए थे। ये कहने को तो 68 एमसीक्यूज थे, लेकिन मैंने आपको 150 या 100 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज बताए हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम टुडेज लेक्चर। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न मैक्स एकेडमी। आई होप कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। ये जितने पॉइंट हमने आपको बताए हैं आज के इस लेक्चर में, ये आपने अपने पास नोट करने हैं। इससे आपके बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।